तो प्यारे बच्चों, आज हमारे बीच में मौजूद हैं हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के बॉटनी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमित वैश्य, जो आज आपके बीच हाउ टू स्टडी बॉटनी, हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन बॉटनी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, अपना लेक्चर डिलीवर करेंगे। मैं डॉक्टर अमित वैश्य, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, हिंदू कॉलेज मुरादाबाद का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि आप कृपया अपना उद्बोधन हमारे बच्चों के लिए स्टार्ट करें। उद्बोधन 20 से 25 मिनट का होगा और उसके बाद एक क्वेश्चन आवर होगा, जिसमें क्वेश्चन सेशन, जिसमें हम 4 या 5 सवाल लेंगे। तो जो 4-5 लोग अपना सवाल आप पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से बॉटनी के बारे में, वो आप अपने सवाल पहले से बना के रख लें और चैट बॉक्स में लिखें कि हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, तो मैं उनको एक एक करके मौका दे दूंगा। डॉक्टर अमित वैश्य, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आदर्श पांडे जी। और मैं सभी जितने भी यहाँ पर इस समय बच्चे उपस्थित हैं, पार्टिसिपेंट्स उपस्थित हैं, सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सभी को नमस्कार प्यारे बच्चों। और मैं आभारी हूँ डॉक्टर आदर्श पांडे जी का, जो मेरे सीनियर भी हैं, मेरे बड़े भाई जैसे भी हैं, और मैंने बहुत कुछ आपके सर यानी डॉक्टर आदर्श पांडे सर से बहुत कुछ सीखा है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपके छात्रों से रूबरू हो रहा हूं। हम दोनों ही बॉटनी के छात्र रहे हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य है कि उस जो ज्ञान हम लोगों ने प्राप्त किया वनस्पति शास्त्र का, बॉटनी का, वो आज हम ज्ञान अपनी आने वाली आगे की पीढ़ी को देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो बॉटनी हो या जूलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हमें अच्छा तब लगता है जब उस सब्जेक्ट को पढ़ने में हमें आनंद आए। आनंद कब आता है? कि जब जो चीज हम पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, वो हमें ऐसा लगे कि वो सब्जेक्ट मेरे आसपास चारों ओर मौजूद है। जहां तक मैं बॉटनी की बात करूं तो मुझे लगता है कि जितने भी विषय आज के समय में विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि वनस्पति शास्त्र से सरल और सुंदर विषय कोई हो सकता है। आपके चारों तरफ वनस्पति मौजूद है, आपके चारों तरफ बॉटनी मौजूद है। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब भी हम कोई विषय पढ़ाना शुरू करते हैं तो हम उस विषय को अपने आसपास के वातावरण से जोड़ने की कोशिश नहीं करते। जिस दिन हम बॉटनी को अपने आसपास चारों तरफ ढूंढने लगेंगे, बॉटनी को हम अपने आसपास उपस्थित चीजों से जोड़ने लगेंगे, हमारे लिए बॉटनी सरल भी हो जाएगा और साथ ही साथ हमारे लिए इसको समझना बहुत आसान काम हो जाएगा। तो बीइंग टीचर, एक गुरु होने के नाते हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है कि हम वनस्पति शास्त्र पढ़ाते समय आपके आसपास की चीजों को आपसे कनेक्ट कर सके। हम लोग कभी ध्यान नहीं देते, हमारी जब सुबह होती है, हम जब सोकर उठते हैं तो हमारा जीवन बॉटनी से स्टार्ट होता है और जब हम बेड पर जाते हैं तो हमारा जीवन बॉटनी पर ही नींद के लिए प्रस्थान करता है। इस समय भी अगर आप मुझे बैठे सुन रहे हैं तो आप बॉटनी से घिरे हुए हैं। आपने वस्त्र पहने हुए हैं, कपड़े पहने हुए हैं, और कपड़े किस चीज के बने हैं? कॉटन के। और कॉटन हमें किससे मिलता है? गॉसिपियम। तो सबसे पहले खुद से कनेक्ट करना शुरू करिए, तभी आप अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप कर पाएंगे और आपको बॉटनी सीखना और समझना दोनों आसान हो जाएगा। तो पहला काम कि अपने विषय को, सब्जेक्ट को अपनी सराउंडिंग से, अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर, ये बहुत आसान काम होता है। इसके अलावा कि जो पढ़ाने वाला टीचर है, जो भी व्यक्ति आपको बॉटनी पढ़ा रहा है, उसको बॉटनी के साथ साथ कुछ अन्य विषयों का भी ज्ञान अगर होगा, उसको सामान्य ज्ञान अगर होगा, अगर वो डेली होने वाली घटनाओं को रेगुलरली वॉच कर रहा है और अगर वो उन घटनाओं को, समसामयिक विषयों को, अदर सब्जेक्ट्स को बॉटनी से जोड़ना शुरू अगर कर दे तो सब्जेक्ट बहुत सिंपल हो जाता है, बहुत ही आकर्षक हो जाता है और हमारा इंटरेस्ट स्वतः
जागृत हो जाता है। मैं कहानी के रूप में एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। सतयुग के समय या त्रेता युग के समय, युग आप जो भी मान लीजिए, एक राक्षस था जिसका नाम था राका। ये बड़ा खतरनाक राक्षस था। इसके शरीर पे बहुत सारे सींग थे, इतने सींग थे कि देखने में ये पता ही नहीं चलता था इसका शरीर कहां है और सींग कहां है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण इस राक्षस का था कि ये निरंतर अपना रूप परिवर्तित करता रहता था। जो उस समय लोग थे वो त्राही त्राही कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को ये राक्षस मार चुका था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इससे कैसे बचा जाए। राजा जो थे वो एक ऋषि के पास गए। ऋषि से उन्होंने प्रार्थना की, तपस्या की, निवेदन किया कि हे ऋषि महाराज, आप हमें बचाइए, इस राक्षस से हम कैसे छुटकारा पाए। ऋषि ने ध्यान लगाया, पूजा की, अर्चना की, और ध्यान लगाने के बाद उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयानक किस्म का राक्षस है, और इस राक्षस की खास बात यह है कि ये व्यक्ति की नाक को पहचानता है। अगर आप किसी व्यक्ति की नाक को ढक देंगे तो वो व्यक्ति इसके कहर से बच जाएगा। राजा ने अपने शहर में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि भाई ये राक्षस खतरनाक है, हमारे पास इसको मारने के लिए कोई हथियार नहीं है, और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो अपनी नाक को ढककर रखिए। तो लोगों ने अपनी नाक को ढकना शुरू कर दिया। कुछ लोग मेरा आशय समझ रहे होंगे, और अगर ना समझे हो तो अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि यदि हम विज्ञान को, घटनाओं को कथाओं के माध्यम से पढ़ा देंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ये राका नाम के राक्षस को मैंने एक काल्पनिक कहानी के रूप में सुनाया है। ये कहानी मैं कोरोना की आपको बता रहा हूं। कोरोना एक राक्षस है जिसके शरीर पर स्पाइक्स हैं प्रोटीन के, इसीलिए इसको नाम हमने कोरोना दिया। इतने स्पाइक्स हैं कि अंदर की बॉडी हमें दिखाई नहीं देती। ये लोगों पर अटैक कर रहा है, लोगों को मार रहा है। राजा परेशान है। राजा गया ऋषि के पास, या ऋषि से तात्पर्य है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक ने इसको स्टडी किया कि भाई ये शरीर, जो चेहरा है, इसमें जो आपकी ओपनिंग्स है, आंख है, नाक है, मुंह है, इसके माध्यम से ये आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो उस ऋषि ने, यानी वैज्ञानिक ने रिसर्च की और उसने आपको बताया भाई अपनी नाक ढककर रखना। तो हमारे राजा ने घोषणा कर दी, भाई आप सभी लोग जो है अपने मास्क लगा के रखिए और वायरस के इन्फेक्शन से आप बचे रहेंगे। तो विज्ञान को जब हम कथाओं के माध्यम से पढ़ाना शुरू करते हैं, चाहे वो वनस्पति शास्त्र हो, चाहे वो जंतु शास्त्र हो, या कोई सा भी विज्ञान हो, हम विज्ञान को यदि कथाओं के माध्यम से पढ़ाना शुरू कर दें तो ये आकर्षक हो जाएगा, समझ में आएगा और आपको पढ़ने में आसानी होगी। आप अपने हिसाब से कहानियां बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उस वैज्ञानिक तथ्य को आप कथा के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, और आप एक अच्छे लेखक भी बन सकते हैं। तो ये एक जिम्मेदारी शिक्षक की बन जाती है कि वो कैसे विषय को रोचक रूप में प्रस्तुत करता है और आसपास के वातावरण से जोड़ने की कोशिश करता है। एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूं। हम वनस्पति शास्त्र में कुलों का अध्ययन करते हैं, फैमिलीज का अध्ययन करते हैं। मैं दो यहां प्लांट के नाम विशेष रूप से आपको बता रहा हूं, जो नाम आपके सुने हुए हैं और आपने देखे। एक काजू, जिसका बॉटेनिकल नेम है एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल। दूसरा मैं नाम यहां पर ले रहा हूं आम का, मैंगो का, जिसका बॉटेनिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों ही प्लांट्स एक ही परिवार यानी एक ही फैमिली के सदस्य हैं, और उस फैमिली का नाम है एनाकार्डियेसी। अब अगर मैं आपको इसको इस तरह से कहूं कि आम और काजू दोनों चचेरे तहेरे भाई हैं, कजिन्स हैं, आप इस लाइन को जीवन भर नहीं भूलेंगे। ये हमेशा के लिए अब आपको याद हो गया जो लाइन मैंने यहां पर आपको बोली है कि आम और काजू दोनों कजिन्स हैं, सगे चचेरे तहेरे भाई हैं, क्योंकि एक ही परिवार के सदस्य हैं। सगे भाई मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि जीनस अलग अलग है, लेकिन चूंकि एक ही परिवार के सदस्य हैं तो ये चचेरे तहेरे भाई हैं, कजिन्स हैं। अब ये लाइन आप कभी नहीं भूलेंगे, ये आपको हमेशा के लिए याद हो गई
जितने भी छात्र यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, ये मेरा दावा है कि जो लाइन ये मैंने आपको बोली है आप इसको जीवन भर नहीं भूलेंगे। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। फंजाई में हम लोग पढ़ते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट वो है जो केवल अपने होस्ट पर ग्रो करता है। जैसे एल्ब्यूगो कैंडिडा केवल फैमिली क्रूसीफेरी के प्लांट पर ही ग्रो करेगा। अगर उसे फैमिली क्रूसीफेरी का प्लांट नहीं मिलेगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब देखिए, ऑब्लिगेट पैरासाइट को समझाने के लिए हम एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं, लैला मजनू रिलेशनशिप। लैला नहीं मिलेगी तो मजनू मर जाएगा। यहां मजनू है ऑब्लिगेट पैरासाइट और लैला है फैमिली क्रूसीफेरी का प्लांट। यानी ऑब्लिगेट पैरासाइट वो है जो अगर उनका सूटेबल होस्ट जिस पर वो सरवाइव करते हैं, अगर वो नहीं मिलेगा तो वो सरवाइव नहीं करेंगे। अब आप जीवन भर नहीं भूलेंगे कि ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है लैला मजनू रिलेशनशिप। लैला नहीं तो मजनू मर जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अगर एक होस्ट ना मिले तो दूसरे पे चले जाएंगे, जीवित ना मिले तो मृतोपजीवी हो जाएंगे। यानी लैला ना सही तो कोई और सही। ये हो गए फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। अब अगर हम ऑब्लिगेट पैरासाइट फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट परिभाषा रटना शुरू कर देंगे तो हमें थोड़ी दिक्कत आएगी और हो सकता है हमारा इंटरेस्ट भी उसमें ना आए। लेकिन अब आप जीवन भर याद रखेंगे कि ऑब्लिगेट पैरासाइट मींस लैला मजनू रिलेशनशिप। लैला नहीं होगी तो मजनू मर जाएगा। सूटेबल होस्ट यानी जो उसका प्रॉपर होस्ट है, अगर वो उसे जीवित अवस्था में नहीं मिलेगा तो ये पैरासाइट सरवाइव नहीं कर पाए। तो विषय को रोचक बनाना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है और वही हम शिक्षकों का दायित्व है और कर्तव्य है। अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, शायद ही हम में आप में ऐसा कोई होगा जिसके घर में कोई पौधा ना हो। घर में नहीं होगा तो आपको घर के बाहर दिखाई दे जाए। यदि आप गांव के रहने वाले हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप चारों तरफ से बॉटनी से यानी पेड़ पौधों से घिरे हुए। इंटरेस्ट जागृत करने के लिए, बॉटनी को रोचक बनाने के लिए केवल एक काम कर लीजिए कि जो दो पौधे आसपास ग्रो कर रहे हों, आप उनको ध्यान से देखना शुरू कर दीजिए। आप जाइए, दो पौधों को आसपास देखिए और उन दोनों की लीव्स, एक की लीफ को लेफ्ट हैंड साइड में, एक की लीफ को राइट हैंड साइड में, या दोनों हाथों में अलग अलग ले लीजिए। दोनों की तुलना प्रारंभ कर दीजिए कि पहले प्लांट की लीफ कैसी है, दूसरे प्लांट की लीफ कैसी है, पहले प्लांट का स्टेम कैसा है, दूसरे प्लांट का स्टेम कैसा है, पहले प्लांट पर किस कलर के फ्लावर्स हैं, सेकंड प्लांट पर किस कलर के फ्लावर्स हैं। जैसे ही आप ये काम स्टार्ट करेंगे, आपको नई नई चीजें स्वतः मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी और आप खुद बॉटनिस्ट हो जाएंगे। आपको किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं। जो दिख रहा है वो नोट कर लीजिए। मान लीजिए पत्ती की शेप या आकार आपको अंडे जैसा दिख रहा है, आप लिख लीजिए इसकी पत्ती अंडाकार है। दूसरे की देखिए कि इसके जो किनारे हैं वो दांतेदार है, आरी जैसे, वो नोट कर लीजिए। हम भी तो आपको यही बताते हैं कि लीफ जो है वो या तो अंडाकार है या आरी के शेप की। ये तो आप स्वतः देख सकते हैं। अब लीफ का अरेंजमेंट देख लीजिए। लीफ दोनों एक दूसरे के आमने सामने लगी हुई है या ऊपर नीचे लगी हुई है। आमने सामने लगी हुई है तो हम आप लोग उसे अपोजिट कह देते हैं, ऊपर नीचे लगी हुई है तो हम उसे अल्टरनेट कह देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें यदि आप स्वयं देखना प्रारंभ कर दें, आपको स्वतः सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जागृत हो जाएगा, बॉटनी आपको आसान लगने लगेगी। एक और यहां पर महत्वपूर्ण बात है कि विज्ञान को पढ़ने का तभी आनंद है जब हम दो चीजें अपने माइंड में हमेशा रखें। एक क्यों और दूसरा कैसे। विज्ञान का छात्र यदि क्यों और कैसे ये दो शब्दों को अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में नहीं ला पा रहा है, तो मेरा सुझाव है उसे विज्ञान नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि विज्ञान में कोई भी चीज अगर हो रही है, कोई भी हम थ्योरी दे रहे हैं, प्रैक्टिकल बता रहे हैं सॉरी, तो जो जानकार नहीं है या जो छात्र है उसके दिमाग में यदि क्यों नहीं आ रहा है और कैसे नहीं आ रहा है,
तो वो विज्ञान को नहीं सीख पाए। तो मेरा सभी छात्रों से अनुरोध है कि विज्ञान पढ़ते समय क्यों और कैसे को ध्यान में रखना आवश्यक है। यहां चित्रों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कुछ बच्चे बायोलॉजी केवल इसलिए नहीं पढ़ना चाहते कि उसमें चित्र बहुत बनाने पड़ते। बायोलॉजी में चित्र बनाने का मतलब उन्हें सजाकर बनाना नहीं। बायोलॉजी में चित्र बनाने का मतलब है सही चीज को सही रूप में प्रदर्शित करना। सपोज यदि मैं गुलाब की पत्ती बना रहा हूं और मैंने उसकी शेप जो है वो भाले जैसी कर दी, तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि वो गुलाब है। ये एक अलग मैटर है कि पत्ती आपने सुंदर बनाई है या नहीं बनाई है, लेकिन यदि पत्ती की आपने आउटलाइन बिल्कुल एक्यूरेट बनाई है तो आप जल्दी सीखना प्रारंभ करें। तो चित्रों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है विज्ञान के विषयों को समझने के लिए, और विशेष रूप से वनस्पति शास्त्र। यदि अगर हम कोई सेलुलर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो सेलुलर डायग्राम ड्रॉ करते समय हमें यह पता होना चाहिए कि पैरेन्काइमा सेल कैसी दिखती है, जाइलम कैसा दिखता है, फ्लोएम की सेल्स कैसी होती हैं, कैम्बियम की सेल्स कैसी बनानी है, एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस की सेल्स कैसी बनानी। सपोज हम एपिडर्मिस की सेल्स बना रहे हैं तो इन जनरल एपिडर्मल सेल्स बैरल शेप्ड होती हैं, ढोलक के आकार की होती है। यदि उन सेल्स को आप सर्कुलर बनाना शुरू कर देंगे तो वो गलत हो जाए। यदि आपने सेल की केवल शेप सही बना रखी है, उसको सही आउटलाइन किया हुआ है, तो अगर लेबलिंग भी ना हो तो भी आप उस टिश्यू को देखकर बता सकते हैं कि ये एपिडर्मिस है या कॉर्टेक्स है या पेरिसाइकिल है या जाइलम है या फ्लोएम। तो चित्रों का बहुत महत्व है वनस्पति शास्त्र के अंदर, और यदि आप केवल चित्रों की छोटी छोटी बारीकियां समझ लेते हैं तो आपके लिए बॉटनी बहुत आसान हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। यहां सब्जेक्ट को रोचक बनाने के लिए मैं एक और अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपको मैं कोई फ्लोर देता हूं कि ये फ्लोर लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन लिखिए और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि ये किस फैमिली का प्लांट है, तो जनरली क्या होता है कि हमें उसमें ना तो कोई इंटरेस्ट आता है, ना हमें उसकी कोई विशेष नॉलेज होती। आज के दौर के विद्यार्थी इस मामले में बड़े भाग्यशाली हैं कि उनके पास एक अनोखा हथियार लैपटॉप या मोबाइल फोन के रूप में अवेलेबल है कि आप कोई भी चीज चाहे तो आप इजीली उसको ढूंढ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब हम पढ़ते थे तब ये सुविधा हमारे लिए उपलब्ध नहीं थी। तब हमारे पास क्या ऑप्शन होता था कि हम उस फ्लोर को सामने रखकर बैठे, गिने कि उसमें पेटल्स कितने हैं, उसमें सेपल्स कितने हैं, अगर हम सेक्शन काट सकते हैं उसका तो देखें कि उसमें ओवरी कैसी है, कितने लोक्यूल्स हैं। आपके लिए सुविधा ये इस समय उपलब्ध है कि जो फ्लोर आपको दिया गया है, यदि आप केवल उसका नाम अपने मोबाइल में डाल दीजिए तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर आ जाती है। तो आज बॉटनी को रोचक बनाना बहुत आसान काम है, और उसको रोचक बनाने के लिए आपके पास एक बहुत अनोखा डिवाइस अवेलेबल है, और जिसको हम बोलते हैं स्मार्टफोन या मोबाइल फोन। इसका प्रयोग करिए और अपने विषय को रोचक बनाना प्रारंभ कर दीजिए। यह आपके विषय को रोचक बनाने में बहुत मदद करेगा, और आपके शिक्षक इस विषय को रोचक बनाने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ये मोबाइल शिक्षक की जगह नहीं ले पाएगा, ये आपको कहानी नहीं सुनाएगा, कथा नहीं सुनाएगा, लेकिन आपका शिक्षक कहानी भी सुना सकता है, कथा भी सुना सकता है, उसके आसपास की चारों जगह से कोरिलेट कर सकता है। तो जो मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं कि अपने गुरु से, अपने टीचर से सतत संपर्क बनाए रखिए, उससे दूर मत होइए और उससे कभी भी पूछने में हिचकिए मत। आप जितना अपने टीचर से, अपने गुरु से, अपने शिक्षक से
जितना ज्यादा पूछेंगे आपको उतना ज्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। एक कोई भी क्वेश्चन प्रश्न आप अपने शिक्षक से या गुरु से पूछते हैं, गुरु ने आपको एक्सप्लेन किया तो हो सकता है आपको पहली बार में समझ में ना आए। जब आप गुरु से दोबारा पूछेंगे तो गुरु आपको और सिंप्लीफाई वे में उसको समझाने की कोशिश करेगा। आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो गुरु निश्चित रूप से आपके आसपास वातावरण में उपस्थित चीजों से आपके क्वेरी को, आपके क्वेश्चन को कोरिलेट कर देगा। यह काम गूगल नहीं कर सकता। तो जो अंतिम बात मैंने अभी आपको कही थी, मैं बताना चाहता हूं कि अपने गुरु से सतत संपर्क बनाए रखिए। वनस्पति शास्त्र बहुत आसान है और मोबाइल फोन का भी सहारा लीजिए। अब मैं आता हूं दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर कि हम अंक अधिक कैसे प्राप्त करें। यहां सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि जब हम वनस्पति शास्त्र को पढ़ते हैं, मान लीजिए मैं अगर यहां प्रथम वर्ष के छात्र यहां पर बैठे हो तो आपको 10 और 11 एल्गी की लाइफ साइकिल पढ़नी, 10 आपको फंजाई के जीवन चक्र पढ़ने, तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। पक्सीनिया का आप एल्ब्यूगो में मिक्स कर जाते हैं, एल्ब्यूगो का आप पॉलीपोरस में मिक्स कर जाते हैं। अब याद कैसे करें, हमें समझ नहीं आता कि हमारे पास तरीका क्या है। दूसरा, हर लाइफ साइकिल में बहुत सारे डायग्राम्स, मैं ये समझ सकता हूं कि सारे डायग्राम बनाना, जो 3 घंटे का आपका प्रश्न पत्र होता है, तो यदि मान लीजिए पक्सीनिया के जीवन चक्र का विस्तार से वर्णन करिए, यदि एक क्वेश्चन आ गया तो अगर आप सारे चित्र बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप 1 से 1.5 घंटा एक ही लॉन्ग क्वेश्चन में लगा देंगे। इसका बेहतर तरीका यह होता है कि यदि आप पक्सीनिया का जीवन चक्र प्राइमरी होस्ट पर पढ़ा रहे हैं और यदि आप केवल एक चित्र बना आते हैं, यूरेडोसोरस से होता हुआ लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन जिसमें रप्चर्ड एपिडर्मिस दिखाई दे और यूरेडोस्पोर बाहर निकले हुए दिखाई दे, मैं समझता हूं यदि आप इतना काम भी कर आते हैं तो आपको बीइंग टीचर मैं पूरे अंक देने के लिए तैयार। दूसरा, यदि आप किसी भी क्वेश्चन को रटने की कोशिश करेंगे तो हमेशा आपको समस्या आएगी। यदि आप पक्सीनिया का जीवन चक्र स्टडी करना चाहते हैं तो उसका सबसे बेहतर तरीका है कि उसके चित्र सामने रख लीजिए और जो भी सर ने आपको नोट्स बनवाए हैं या जो भी बुक आपके सामने है उसकी रीडिंग लगाइए कम से कम 3 बार। जब आप 3 बार रीडिंग लगा लेंगे और चित्र आपके सामने होगा तो आपको, ये मेरा दावा है कि आपको बहुत सारी बातें स्वतः समझ में आ जाएंगी जिसके लिए आपको अतिरिक्त मदद की आवश्यकता नहीं होगी। बच्चे करते क्या है कि साल भर वो केवल नोट्स बनाते हैं और एग्जाम टाइम में याद करने का काम करते हैं। मैं आपको एक ऐसा साधारण तरीका बता देता हूं कि आपको एग्जाम टाइम में याद ही नहीं करना पड़ेगा। अगस्त के महीने में यदि आपने एल्ब्यूगो का जीवन चक्र कॉपी में लिखा है तो एक रीडिंग उस एल्ब्यूगो की अगस्त में लगा लीजिए, एक रीडिंग सितंबर में लगा लीजिए, एक रीडिंग अक्टूबर में लगा लीजिए, एक रीडिंग नवंबर दिसंबर में लगा लीजिए। जब आप एग्जाम टाइम में उसे याद करने बैठेंगे तो 10 से 15 मिनट में आपको पूरा क्वेश्चन स्वतः याद हो जाए। ये जो मैंने अगस्त से दिसंबर तक आपको बताया है, याद नहीं करना है, केवल जैसे आप अखबार पढ़ते हैं उस तरह से एक रीडिंग लगानी है, पहले शब्द से अंतिम शब्द तक चित्र सामने रखकर। दूसरा, ये तो हो गया याद करने के। अंक ज्यादा कैसे लाएं, बहुत इंपॉर्टेंट बात अंक प्राप्त करने के लिए यह है कि हमें एग्जामिनर की कलम में से अंक खींचने आने चाहिए। जब हम वाइवा दे रहे हो तो प्रैक्टिकल में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमें एग्जामिनर की कलम से अंक खींचने आने चाहिए। ये अंक खींचने का तरीका क्या है, इसको मैं कहता हूं लगाम मेथड। लगाम मेथड क्या है कि जब एक घुड़सवार घोड़े पे सवारी करता है तो वो घोड़े की लगाम को पकड़े रहता है। जब वो लगाम को बाएं साइड से खींचता है
तो घोड़ा बाईं तरफ मुड़ जाता है। जब वो लगाम को दाएं साइड से खींचता है, घोड़ा दाईं तरफ मुड़ जाता है। और जब वो दोनों रस्सी को कस के पीछे खींचता है, घोड़ा रुक जाता है। यानी घोड़ा वो करेगा जो घुड़सवार चाहेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम में वाइवा के समय मैं आपको एक ऐसी तरकीब बता देता हूं कि एग्जामिनर वही सवाल आपसे पूछेगा जो आप चाहेंगे। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? जी हां, ये संभव है कि यदि एग्जामिनर के सामने बैठे बैठे मैं मन में ये सोच रहा हूं कि एग्जामिनर साहब को अगला क्वेश्चन मुझसे एलब्यूओ का पूछना चाहिए, तो मेरा दावा है कि अगला क्वेश्चन आपके सामने एलब्यूओ का आएगा। कोई जादू नहीं करना है, कोई मंत्र नहीं फूंकना है। इसको लगाम मेथड कहते हैं। एग्जामिनर की लगाम आपको अपने हाथ में रखनी। उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं कैसे रखनी। जब आप एग्जामिनर के सामने बैठते हैं तो पहला क्वेश्चन, सीधी सी बात है, आपके पास नहीं है। पहला क्वेश्चन एग्जामिनर ही आपसे करेगा। यदि आप चार्ट ले गए हैं तो संभावना है कि पहला क्वेश्चन आपसे चार्ट से पूछ लिया जाए, और यदि आप चार्ट नहीं ले गए तो यह भी संभावना है कि पड़ोसी जो चार्ट बना के लाया हो उसमें से आपको पूछ लिया जाए। कई बार एक बड़ा खतरनाक काम यह हो जाता है कि विद्यार्थी, मान लीजिए वो बेचारा वॉल बॉक्स पर चार्ट बनाकर ले गया और उसका जो पड़ोसी छात्र था वो एस्परजिलस बनाकर ले गया। एग्जामिनर साहब ने एस्परजिलस का चार्ट अपने सामने खोल लिया। अब आप तो एस्परजिलस याद करके नहीं गए थे, उसने आपसे पहला ही क्वेश्चन एस्परजिलस का कर लिया। अब आप क्या करेंगे? आप चुप हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या तरीका है? लगाम तो एग्जामिनर के हाथ में पहुंच गई। अब एग्जामिनर के हाथ से लगाम आपको अपने हाथ में रख। मान लीजिए आपने वॉल बॉक्स का डायग्राम बनाया था और उन्होंने एस्परजिलस से आपसे क्वेश्चन कर लिया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए वो सुन लीजिए। सर, एस्परजिलस में पढ़कर नहीं आया हूं, मैंने वॉल बॉक्स पढ़ा है, उसमें से आप पूछ लीजिए। 99% संभावना है कि एग्जामिनर अगला क्वेश्चन वॉल बॉक्स से पूछे। सपोज एग्जामिनर ने आपसे कहा कि वॉल बॉक्स की कॉलोनी को क्या कहा जाता है, आपने कह दिया सीनोबियम। अब उसने कहा कि सीनोबियम में कितनी सेल्स होती हैं, आपने कह दिया 500 से 60,000। फिर उसने पूछा कि सीनोबियम में सेल्स क्लेमाइडोमोनेड होती है या नहीं होती है। अब आप अटक गए क्योंकि आपने इतना नहीं पढ़ा था। अब लगाम फिर एग्जामिनर के हाथ में पहुंच गई। अब लगाम फिर आप अपने हाथ में ले लीजिए। अब आपको क्या करना है? मान लीजिए आपको पक्सीनिया के बारे में 2-4 बातें मालूम, तो अब आपको लगाम कैसे खींचनी है कि सर, क्लेमाइडोमोनेड के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं पक्सीनिया भी पढ़ के आया हूं। निश्चित रूप से अगला सवाल पक्सीनिया से आएगा। अब आपसे मान लीजिए पूछे, अच्छा ठीक है बताइए पक्सीनिया का सेकेंडरी होस्ट कौन सा है। आपने कहा सर, पक्सीनिया का सेकेंडरी होस्ट बारबेरी है, और सर मैं मार्केंशिया के गैमा कप भी पढ़ के आया हूं। अब अगला सवाल मार्केंशिया के गैमा कप से आएगा। मान लीजिए ये भी आपको कुछ नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम, तब आप ये भी कह सकते हैं कि सर कल तो मैं बॉटनी नहीं पढ़ पाया, लेकिन कल मैंने न्यूज देखी, मोदी जी का भाषण सुना था, उसके बारे में मैं बता सकता हूं। एग्जामिनर तुरंत कहेगा ठीक है बेटा बताइए। तो एग्जामिनर की लगाम अपने हाथ में रखनी है। कैसे? बाय गिविंग सजेशन। हर उत्तर के बाद अगले प्रश्न का उसको सजेशन देते जाइए। एग्जामिनर कहेगा भाई ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये बहुत पढ़ के आया, जबकि आप गिनती की 4-5 चीजें पढ़ के आए थे। बस आपने तकनीक को फॉलो किया, लगाम अपने हाथ में रखी, और आपने वो एग्जामिनर से क्वेश्चन पूछवाए जो आप तैयार करके आए। ये तो हो गया प्रैक्टिकल में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करने का तरीका। अब थ्योरी में हम नंबर कैसे खींचते हैं एग्जामिनर के हाथ से? 2 तरीके। डॉक्टर साहब मैं जी कहना चाह रहा हूँ, लगाम अपने हाथ में लेते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि जी आप समय से काफी आगे निकल गए हैं। आप अपनी रॉ में बस बह मैं जाते हैं। मैं कंक्लूड कर जानता रहा हूँ, हूं सर, 2 मिनट में। मुझे मालूम है कि आप शाम तक ऐसे ही बोलते रहेंगे। बेहतरीन, क्या जबरदस्त आप लेक्चर दे रहे हैं। हमारी बहुत बहुत बधाई आपको। बस बच्चे दो सवाल मिनट लिए में बैठे कंक्लूड कर रहा हूं सर। बैठे तो आप कंक्लूड करें, तो कुछ बच्चे आपसे पूछे। थैंक यू। बिल्कुल 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 सर। तो सबसे बढ़िया इसमें चीज है प्रेजेंटेशन। अपने प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करिए। ब्लैक एंड व्हाइट का अब जमाना नहीं है, अब कलर्ड का जमाना है। मल्टी कलर पेन इस्तेमाल करिए।
हेडिंग्स बड़े डालिए जो एग्जामिनर को पढ़ने में आ जाए, समझ में आ जाए। चित्रों को लेबल्ड करिए, भले ही चित्रों की संख्या कम हो, लेकिन वनस्पति शास्त्र के उत्तर देते समय चित्रों को अवश्य बनाइए, भले ही एक बनाइए एक क्वेश्चन के आंसर। तो मैं अपनी बात यहां समाप्त करता हूं। यदि आपके मन में कोई शंका है, प्रश्न है, आपका स्वागत। ओवर टू यू सर। जी डॉक्टर साहब, सुन पा रहे हैं? डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरी आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो जितना बेहतरीन मैंने सोचा था, आपने उससे कम से कम 2 गुना 4 गुना बेहतरीन लेक्चर आज दिया है। बहुत बहुत और धन्यवाद। आपको बहुत सारी सर बधाई। और मैं अब जानना चाहता हूं कि अगर हमारे बीएससी एमएससी के बच्चे कुछ कोई उनकी कोई क्वेरी हो या कुछ वो डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हो, तो उनका स्वागत है। एक एक करके अपना माइक अनम्यूट करें और पूछ सकते हैं। सबसे पहले कौन पूछना चाहेगा? जो पूछना चाहता हो वो अपना माइक अनम्यूट करे। एकता राजानी, एकता राजानी आप कुछ पूछना चाहती है? मैं सबसे पहले आपका नाम लेता हूं। एकता राजानी। यस, एकता राजानी। हाँ बोलिए, बोलिए एकता, आपको कुछ पूछना है? अपना माइक अनम्यूट करिए और पूछिए। हेलो, एकता राजानी का माइक क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता हूं कि उसके बाद आयुषी गुप्ता या केशव कार्तिक कोई बात जानना चाहते हो? यस सर। हाँ, कौन जानना चाह रहा है? हाँ आयुषी। केशव आप अपने आप को म्यूट कर लें। आयुषी गुप्ता, बीएससी सेकेंड ईयर। जी, Good afternoon, sir. I'm Ayushi Gupta from BSc second year. So I have a question that बताइए। सर हम लोग को अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, मतलब कि कैसे हम अच्छे मार्क्स ला सके, उसकी प्रॉपर। तो तुम्हारे तो अच्छे मार्क्स आते हैं, तुम क्यों परेशान? बेटा देखो, एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं, आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट। यस सर। कि काबिल बनिए, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। आप नंबर पर, मार्क्स पर कभी फोकस मत करिए। फोकस केवल अपनी स्टडी पर करिए। आपकी स्टडी अगर प्रॉपर है तो मार्क्स तो अपने आप आ जाएंगे। केवल प्रेजेंटेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि मल्टी कलर पेन इस्तेमाल करिए, डायग्राम अच्छे बनाइए, सुंदर बनाइए, एक्यूरेट बनाइए, और साल भर केवल रीडिंग लगाइए। सब्जेक्ट पर पकड़ होगी, मार्क्स अपने आप आएंगे। आप मार्क्स के पीछे भागेंगे तो आप केवल इंपॉर्टेंट पढ़ने की कोशिश करेंगे, और ये जरूरी नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद सर। इंपॉर्टेंट आ जाए। ओके बहुत बेटा। बहुत धन्यवाद। ओके ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, ओके, गॉड आयुषी ब्लेस। तुम म्यूट हो जाओ। केशव, केशव कार्तिक, एमएससी प्रीवियस बॉटनी। Good afternoon, sir. I am Keshav Karthik Tiwari from SC Previous. वेलकम Sir, केशव, बताइए। sir, बॉटनी में सर करियर कैसे बना है? बॉटनी में करियर कैसे बनाना है? सर जी सर। एट प्रेजेंट बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं समझता हूं सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। जब आपको डिसाइड करना है कि आप आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं, जैसे आप एमएससी के छात्र हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप नेट क्वालिफाई करिए, पीएचडी करिए। आपके पास अपॉर्चुनिटी है साइंटिस्ट बनने की। पीएचडी के आप पीडीएफ में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी करने के बाद विदेश चले जाते हैं और उनको अच्छे प्रोजेक्ट्स में एज ए पीडीएफ, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो के रूप में काम करने का मौका मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे पैरामेडिकल ब्रांचेस भी हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं इवन आफ्टर पासिंग ऑफ ग्रेजुएशन। So there are so many openings nowadays for the biology graduates and postgraduate students. So it is up to you. तो अभी आपके पास समय है, तैयारी करिए और सर्च करिए कि आप किस में बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहता है? सेजल, बीएससी पार्ट 1 सेजल, या कुछ? Hello, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सेजल, बताइए। I am BSc
आई एम टाइम करना है, अनइंस्टॉल कर दो, बोलते जाओ एक एक करके। सर मुझे आपसे पूछना था कि बॉटनी में एमसीक्यूज कैसे प्रिपेयर करें? बॉटनी में एमसीक्यूज कैसे प्रिपेयर करने हैं? बहुविकल्पीय सवाल हल करना जानना चाहती हैं डॉक्टर साहब ये। ओके ओके सर मुझे ओके, आपसे पूछना था कि बॉटनी में हाँ ठीक है, तुम्हारा सवाल समझ में आ गया, अब तुम म्यूट हो तेजल, अब तुम म्यूट हो जाओ, तुम्हारा सवाल समझ में आ गया। हाँ बेटा देखो, एमसीक्यू सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन इन जनरल होते हैं। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करें तो केवल सही ऑप्शन को डिस्कस ना करें, जो बाकी 3 गलत हैं उनको भी डिस्कस करिए, तो एक ही क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। और निश्चित रूप से उन 5 विकल्पों में से एक का क्वेश्चन आपको आने वाले समय में मिल जाएगा। तो मान लीजिए 50 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, तो आपके 200 क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाएंगे। हर विकल्प को स्टडी करिए कि सही विकल्प ये है तो क्यों है, और ये जो 3 बाकी है ये किस चीज से रिलेटेड है। तो आपके बाकी 3 अपने आप याद हो जाएंगे आपको उस एक क्वेश्चन के साथ। दूसरा, यदि आप सॉल्व कर रहे हैं तो इन जनरल ऐसा होता है कोई क्वेश्चन ऐसा जिसका आपको आंसर नहीं मालूम, तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसका बेहतर तरीका ये होता है कि जो आंसर सबसे पहले आपके माइंड में स्ट्राइक करता है दैट इज द राइट आंसर। तो कोशिश करिए कि चारों, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और स्टडी ज्यादा से ज्यादा करें। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। और कोई किसी को कुछ सवाल पूछना हो? सेजल तुम म्यूट कर लो माइक अपना, सेजल अपना माइक म्यूट करो। थैंक यू सर। और कोई सवाल पूछना चाहता है? यस सर। आदित्य सिंह, बीएससी सेकेंड ईयर है। आदित्य सिंह का वीडियो आपका वाइवा लेते हुए यूट्यूब पे पड़ा है डॉक्टर साहब, याद आ गया आपको? याद आ गया। पानी बरसात में आप बीएससी पार्ट 1 में आए थे। जी हाँ आदित्य, गुड आफ्टरनून सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे हम लोगों को आगे फर्दर एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना है, तो अपना जो ईयरली सिलेबस है, जो एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना है, उन दोनों को साथ में मैनेज कैसे करना है? मैनेज करना आपके हाथ में है। देखिए, हर कामयाब इंसान हो या नाकामयाब इंसान हो, ऊपर वाले ने सबको 24 घंटे दिए। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी का दिन 36 घंटे का होता है और आपका 24 घंटे का होता है। आपको एक डेली शेड्यूल बनाना पड़ेगा। कोचिंग करने से सिलेक्शन नहीं होता, स्टडी करने से सिलेक्शन होता है। आदत डाल लीजिए 12 से 14 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, और उसमें डिवीजन कर लीजिए कि इतने घंटे आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है और इतने घंटे आपको है। निश्चित रूप से आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। अपनी लाइफ को डिसिप्लिन्ड रखिए और जो टाइम टेबल बनाया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। 12 से 14 घंटे की स्टडी कंपलसरी। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो ये क्वेश्चन सेशन पूरा हुआ और अब किसी को कोई सवाल नहीं पूछना है, और मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि मैंने कितना सोचा था, आज आपका लेक्चर उससे भी बहुत बेहतरीन रहा। और बोलते तो आप हमेशा ही अच्छा हैं, तो आज आप बोले हैं वो वाकई बहुत शानदार बोले हैं। मेरी दिली शुभकामनाएं आपके लिए। मैं मीटिंग को एंड करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक सूचना अपने बच्चों को देना चाहता हूं कि हमारे साथ नयन पाल मौजूद हैं। नयन पाल जो कल बायोइन्फॉर्मेटिक्स पर अपना लेक्चर दे रही थी, क्वेश्चन सेशन उनका रह गया था बाकी, तो आज वो दोबारा हमारे बीच में आई हैं नयन पाल। तो मैं ये चाहता हूं कि